यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिक्र करने वाले हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बारे में, यानी स्पेक्ट्रिकल सीरीज के बारे में। दोस्तों ये स्पेक्ट्रमी श्रेणी है क्या? दरअसल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी क्या है, इन्हीं सभी बातों से हम लोग दोस्तों इन्हीं सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जिक्र करेंगे। और दोस्तों साथ साथ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड जो श्रेणियां हैं, ये सब श्रेणियां किन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिएगा। दोस्तों ये स्पेक्ट्रमी श्रेणी है क्या? दरअसल यदि बात करें स्पेक्ट्रमी श्रेणी की तो यहाँ पर देखिए डिफिनीशन इसका क्या लिखता है। जब कोई परमाणु उत्तेजित होता है, यानी दोस्तों जब कोई परमाणु एक्साइटेड होता है, जब उसे बाहर से एनर्जी दिया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित कर, भाई जब कोई परमाणु उत्तेजित होगा उसे हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊर्जा अवशोषित कर विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमण कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी दोस्तों ऊर्जा को अवशोषित कर विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों में क्या करते हैं, संक्रमण कर लेते हैं, यानी वहां पर पहुंच जाते हैं। वह 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहने के पश्चात, यानी दोस्तों ऊपरी जो ऊर्जा स्तर है वहां पर 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहता है। 10⁻⁻8 सेकेंड रहने के पश्चात विभिन्न तरंगों के विकिरण उत्सर्जित करने के पश्चात, अब ध्यान दीजिएगा, अपने निम्न ऊर्जा स्तर पर वापस आ जाते हैं। विभिन्न तरंगों के इस विकिरण को स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। जरा इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास सपोज मान लीजिए दोस्तों एक हाइड्रोजन का एटम है। ये दोस्तों एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु है। ठीक, अब ये न्यूक्लियस है, नाभिक है। नाभिक में आप जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में आप जानते होंगे दोस्तों केवल एक ही सेल होती हैं, एक ही कक्षाएं होती हैं। और नाभिक में एक प्रोटॉन, वृत्ताकार कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। आप जानते होंगे जब इस परमाणु को बाहर से एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड यानी दोस्तों उत्तेजित होकर यहाँ से ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला आएगा। आप यहाँ पर देखिए उच्च ऊर्जा स्तर में चला आएगा। फिर होता क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट वाली बात हमने कहा दोस्तों, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेगा, यानी जब हाई एनर्जी लेवल में आएगा तो कितना 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहेगा बस। और इसके बाद ये पुनः अपने सामान्य एनर्जी लेवल में आएगा। यहाँ पर देखिए जब उच्चतम से पुनः अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो जो अवशोषित की गई ऊर्जा होती है उसे दोस्तों क्या करता है, रिलीज करने लगता है, यानी उस ऊर्जा को बाहर निकालने लगता है। जब इस ऊर्जा को बाहर निकालेगा दोस्तों, ये कई तरंग दैर्ध्य के रूप में होते हैं। भाई यहाँ पर दोस्तों जो कक्षाएं होंगी सब अलग अलग कक्षाएं होंगी। पहली कक्षा का ऊर्जा स्तर कुछ और होगा, दूसरी कक्षा का ऊर्जा स्तर कुछ और होगा, तीसरी का कुछ और होगा, चौथी कुछ और होगा। हर एक सेल का एनर्जी लेवल दोस्तों अलग अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए लैम्डा तरंग दैर्ध्य फोटॉन से उत्पन्न करता है, तो ये एनर्जी लेवल यहाँ से उत्पन्न होता है तो लैम्डा कई तरंग दैर्ध्य के रूप में होता है। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों जब एनर्जी यहाँ से निकलेगी उसे मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फील्ड में प्रवाहित करते हैं तो कई रेखाओं में विभक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्पन्न इस श्रेणी को सर्वप्रथम बामर द्वारा खोजा गया। इस श्रेणी को बामर श्रेणी भी कहते हैं। दोस्तों ये जो एनर्जी यहाँ से उत्सर्जित होती है, वैज्ञानिकों ने देखा अगर इस एनर्जी को किसी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय फील्ड में प्रवाहित कर दिया जाए तो देखा गया कि कई पीली पीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। बस यही था और इसमें कुछ है नहीं। और इसमें दोस्तों हमने आपको बताया हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्पन्न इस श्रेणी को सर्वप्रथम किसने खोजा था, बामर ने, इसलिए इसे बामर श्रेणी भी कहा जाता है। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है दोस्तों। देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला दोस्तों ये जो निकाला गया है 1/λ = r स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2² - 1/n का स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, आर क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, नियतांक है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे हर एक श्रेणियों में कैसे कैसे निकाले जाते हैं। 2 यहाँ पे दोस्तों सेल है, कक्षा है, n भी सेल है।
और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर एन का वैल्यू 2 है तो यहाँ 3 रखेंगे, एन का वैल्यू 4 यहाँ 2 है तो यहाँ, ठीक, तो ये बदलता जाएगा। ये एनर्जी लेवल पे दोस्तों आधारित होता है, इसे बामर सूत्र भी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, 1/λ इक्वल टू कैपिटल R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको कहा जहाँ लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, एन क्या है, पूर्णांक संख्या, इसकी संख्या क्या होती है, 3 4 5 होती है, आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक, इसका वैल्यू होता है 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर या सेकंड में भी होता है इसका यूनिट। तो ये मालूम हो गया लैम्डा तरंगदैर्घ्य यानी पूर्णांक संख्या, वहां 2 था तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 से लेकर है, आर क्या है, रिडबर्ग नियतांक, इसकी वैल्यू इतना होती है। अच्छा चलिए हम लोग तीसरे सेल के लिए जरा निकालते हैं दोस्तों 1/λ का मान, माना n इक्वल टू 3, यानी कि इससे जब तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जाता है तो उसे हम लोग एच अल्फा से दिखाते हैं, रेखाएं उत्सर्जित होती हैं। तो 1/λ आर का वैल्यू रखिए, अभी हमने आपको बताया 1.09 × 10⁻⁷ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। हमने आपको बताया जब दोस्तों आप इसे हल करेंगे 656.3 नैनोमीटर आएगा। अब देखिए जब n का मान हम लोग कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, तो n बराबर 4 के लिए इसे h बीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोस्तों निकल के आता है 1/λ इक्वल टू 1.09 10⁻⁷ 1/2 के स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये दोस्तों जब आप हल करेंगे 486.1 नैनोमीटर आता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए n बराबर 5 के लिए इसे h गामा दिखाते हैं, 1/λ इक्वल टू r का मान रखा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। लैम्डा बराबर दोस्तों कितना आता है जब आप हल करेंगे 434.1 नैनोमीटर, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पा रहे हैं जो बामर फार्मूला है, इसके द्वारा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और आगे हम लोग सेलों के बारे में कैसे ज्ञात करते हैं लैम्डा का मान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, n इक्वल टू 6 के लिए इसे h हम लोग किससे डिनोट करते हैं, h डेल्टा से दिखाते हैं। तो 1/λ बराबर क्या है 1.097 10⁻⁷, ये r रिडबर्ग नियतांक का मान है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6। अब 6 सेल से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा बराबर इतना आया। ठीक, अब दोस्तों ऐसे धीरे धीरे लगभग आप सभी कक्षाओं निकाले, फिर इन्फानाइट कक्षा के लिए देखिए, क्योंकि बोर ने कहा था नाभिक के चारों ओर एक रहे बल्कि अनंत वृत्तीय कक्षा संभव हो सकती हैं। तो ये n इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिया इन्फानाइट के लिए, इसे h इन्फानाइट से डिनोट करते हैं, 1/λ इक्वल टू 1.097 10⁻⁷ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/, इन्फानाइट का स्क्वायर। ये दोस्तों कितना निकल के आता, लैम्डा बराबर 364.6 नैनोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इन्फानाइट। एल्फा के लिए दोस्तों तरंग दैर्घ्य कितना था 656.3 नैनोमीटर, बीटा के लिए 486.1 नैनोमीटर, गामा के लिए कितना है 414.1 नैनोमीटर, डेल्टा के लिए 410 नैनोमीटर, इन्फानाइट के लिए 364.6 नैनोमीटर, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों ये स्पेक्ट्रमी श्रेणी का तरंग दैर्घ्य है। जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य कम होता जाता है, यहाँ पे श्रेणियों के बीच गैप घटता जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, इसे हम लोग बामर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए स्पेक्ट्रम श्रेणी के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड के बारे में बात करेंगे, और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।